नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिस्ट्री के डेली 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। या जो अन्य परीक्षाएं भी हैं, जैसे कि आपकी आर्मी की, अग्निवीर की है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे आने वाली जो आपकी वीडियो की परीक्षा है वो, तो इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली प्रीवियस जो परीक्षाएं उनमें पूछे आ चुके हैं या इनके आने की प्रायिकता ज़्यादा रहती है। तो आज की वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर आपको 4 शासक या वंशों के बारे में एक रोचक जानकारी दी गई है। और ये 4 शासक या 4 वंश क्या है, जो अलग अलग परंपराओं से जो है संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंगोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात बिल्कुल सही है कि अंगोर वाट का जो मंदिर है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ये वाला क्वेश्चन आपका पहली लाइन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है अपशद शिलालेख परवर्ती गुप्तों पर प्रकाश डालता है। बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है, जो शिलालेख है, वो कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जो है वर्णन करता है और बताता है कि जब कलिंग को सम्राट अशोक के द्वारा जीता गया था तो वहां पर क्या है, एक नहर भी खुदवाई गई थी, ऐसा वर्णन ये करता है। तो पूछा है कि इनमें से सही कूट कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, या डी ऑप्शन है 1 2 और 3 यानी कि ये सभी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है यानी कि ये सभी, वो बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों कथन सही है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। लिखा हुआ है अंगोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कराया। इन्होंने इस मंदिर को भगवान विष्णु को समर्पित किया। मंदिर सदियों से सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक है। इस प्रकार पहला कथन सही है। अपशद शिलालेख के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये गुप्त और मौखरियों ने, ठीक है, कुमारगुप्त तृतीय की जीत को दर्शाया है। वह बाद के गुप्त वंश के मगध के चौथे राजा थे। इस प्रकार दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन हाथी गुम्फा शिलालेख जैन शासक कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार तीसरा कथन सही है। अतः सही उत्तर ये सभी यानी कि ये तीनों यानी कि डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कुषाण कला के 2 बौद्ध विद्यालय अर्थात मथुरा और गांधार के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सही। कुषाण टाइम पीरियड को यदि आप बात करते हैं तो मथुरा और गांधार, ये 2 आर्ट की शैलियां विकसित हुई। यदि हम गांधार शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर काले पत्थरों की मूर्तियां बनाई गई, जबकि यदि हम मथुरा शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। तो पहले वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है बौद्ध प्रतिमाएं केवल कुषाणों के काल में और बाद में जब बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैला उकेरी गई थी। ठीक है। तो कहा जाता है कि बुद्ध पहले ऐसे मानव थे जिनकी मूर्ति बनाई गई, और ये मूर्ति कहा जाता है कि संभवतः कुषाण काल के दौरान ही बनाई गई थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है गांधार कला के प्रमुख संरक्षक और कुषाण थे, लेकिन कला में पार्थियन और शक योगदान को ऐतिहासिक बनाने के ज्यादा सबूत नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि 1 2 और 3 इसके जो कथन है वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये चारों कथन आपके बिल्कुल सही है। जो सॉरी, तीनों कथन बिल्कुल सही है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, क्योंकि तीनों भगवान बुद्ध के यानी कि मथुरा और गांधार शैलियों के बारे में बताते हैं। मथुरा या गांधार शैली की यदि हम बात करते हैं तो ये कुषाणों के समय में विकसित हुई, लेकिन इसके ज्यादा जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध नहीं है। लिखा हुआ है पर्थियन और शक के जो है योगदान की ज्यादा सबूत यहाँ पर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका आप डिस्क्रिप्शन चाहें तो देख सकते हैं, वो जो लिखा हुआ है। एक शिलालेख हमें गुप्त शासक के बारे में बताता है जिसे शक राजा ने घेर लिया था
और अपनी रानी ध्रुव देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था, इसका संदर्भ कहां पर है? तो देखिएगा, यदि आप पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, तो कहा जाता है कि एक शख्स शासक था जिसने, इसका एक बड़ा भाई था रामगुप्त, उस रामगुप्त को जो है बंदी बना लिया था और रामगुप्त से ये मांग की गई थी कि वो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को जो है वो उसको यदि हाजिर कर देगा तो वो उसके लिए छोड़ देगा। लेकिन जब ये बात चंद्रगुप्त के द्वितीय के लिए यानी कि विक्रमादित्य को पता चलती है तो वह जो शक राजा है उसके शिविर में जाकर उसकी हत्या कर देता है और ध्रुव देवी को वहां से वो भगा लाता है और बाद में वो ध्रुव देवी से क्या है विवाह भी कर लेता है। तो इस बात का उल्लेख रामगुप्त का एक अभिलेख है वहां पर मिलता है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, कृष्णगुप्त, कुमारगुप्त, रामगुप्त और दामोदर गुप्त, तो इसमें रामगुप्त जो है वो बिल्कुल सही है कि रामगुप्त जो है, रामगुप्त का जो है एक शिलालेख हमें इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। लिखा हुआ है मध्य भारत में खोजे गए गुप्त लिपि के तहत 3 शिलालेख रामगुप्त के रूप में जाने जाने वाले एक राजा का उल्लेख करते हैं। यह रामगुप्त नामक का एक गुप्त सम्राट के अस्तित्व को प्रमाणित करता है और मध्य भारत में पाए गए कई सिक्कों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक दुश्मन को मार डाला और बाद में ध्रुव देवी से शादी करके उसे उखाड़ फेंका था। वही बात जो मैं कह रहा हूं कि ध्रुव देवी वास्तव में रामगुप्त की पत्नी थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या है शक शासक को पराजित करके छुड़ा ली गई थी। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य क्या है इससे विवाह कर लेता है। लिखा हुआ है नगर परिषद गुप्त प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई जिसे अधिष्ठान अधिकरण कहा जाता है 4 सदस्यों के द्वारा गठित विषम को इंगित करें। तो इसमें नगर परिषद के लिए कहा गया है कि क्या नाम दिया गया है, नगर श्रेष्ठी, प्रथम कुलिका, प्रथमा कायस्थ और गौलमिका। तो जो नगर श्रेणी है वो एक नगर परिषद का ही नाम है और महत्वपूर्ण इकाइयों की यदि हम बात करते हैं तो प्रथम कुलिका और प्रथमा कायस्थ ये भी आते हैं, लेकिन गौलमिका इसमें नहीं आती है। तो डी ऑप्शन इसमें जो है वो आपका सही है, गौलमिका को इस श्रेणी में नहीं रखा। तो अब गौलमिका है क्या, जरा उसकी भी बात करते हैं। लिखा हुआ है नगर पालिका बोर्ड गुप्त प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई जिसे अधिष्ठान अधिकरणा कहा जाता है का गठन 4 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति हैं नागर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या व्यापारी, शार्तवाह व्यापारी कारवां के नेता, कायस्थ यानी लेखक और प्रथम कुलिका के प्रमुख, जबकि गौलमिका सातवाहन साम्राज्य से संबंधित है। अतः डी उत्तर सही है। यानी कि क्वेश्चन ये था, यदि आप पिछले क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन नगर परिषद के भाग हैं। तो नगर परिषद के ये 3 भाग हैं, नगर श्रेष्ठी, प्रथमा कुलिका और प्रथमा कायस्थ। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 भाग इसके जो आते हैं, जबकि गौलमिका आपकी सातवाहन वंश से संबंधित है, वो इसमें नहीं आती है। लिखा हुआ है गुप्त काल के विधि निर्माताओं ने दोषियों की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया है, इंगित करें कि क्या प्रासंगिक है। ठीक है, गिल्ड ने न्याय के प्रशासन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबड़ा कोड 3 ऐसे न्यायालयों का एक पदानुक्रम प्रदान करता है जहां से अंतिम अपील राजा के पास होती है। ठीक है, गिल्ड अपने सदस्यों के साथ साथ उस शहर के मामलों की देखभाल करते थे जिसमें वे स्थित थे, ये भी सही है। शिलालेख किसी भी राज्य के अधिकारियों की बात नहीं करते जिन्हें विशेष रूप से नगर प्रशासन का कर्तव्य सौंपा गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शिलालेखों में राजाओं का वर्णन आता है, उन अधिकारियों का वर्णन नहीं आता है जिनके द्वारा वो बनवाए गए या स्थापित करवाए गए। तो इसका जो उपरोक्त डी यानी कि 5वें का डी आंसर बिल्कुल सही है। 5वें का डी कथन जो है बिल्कुल एकदम सही है। अब हम जरा डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन क्या कहता है जरा देखिएगा। लिखा हुआ है इतिहास में संघ व्यवस्थाओं की झलक जातक कथाओं में बुद्ध के रूप में मिलती है। गिल्ड कारीगरों और व्यापारियों के संगठनों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, गिल्ड क्या है, गिल्ड कारीगरों और व्यापारियों का जो है संगठन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गिल्ड क्या है, ध्यान रखिएगा गिल्ड क्या है, गिल्ड क्या होते हैं, गिल्ड क्या होते हैं, गिल्ड बराबर होते हैं व्यापारी और कारीगरों के संगठन, यानी व्यापारी संगठन और कारीगर संगठनों को मिलाकर क्या बनता है, गिल्ड बनता है।
ठीक है, जिनका समाज में उच्च मूल्य है। इन गतिविधियों को गुप्त काल से विविध ग्रंथों, शिलालेखों, मिट्टी की मोहरों और अन्य कलाकृतियों में दर्शाया गया है। रघुवंश में वास्तुविदों के संघ का उल्लेख मिलता है। मंडलों ने उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभाई और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद की है। तीसरा इसमें जो दे रखा है वो ये कि शिलालेख किसी भी राज्य के अधिकारियों की बात नहीं करते जिन्हें विशेष रूप से नगर प्रशासन का कर्तव्य सौंपा गया था। संघों ने अपने कानूनों को नियमित किया था और सभी सदस्य व्यापारियों से इन कानूनों का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। इस प्रकार सभी विकल्प सही हैं। लिखा हुआ है प्राचीन भारत में भूमि अनुदान के संबंध में गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण विकास था। यदि हम भूमि अनुदान प्रथा की बात करते हैं तो भूमि अनुदान प्रथा जो है सबसे पहले सातवाहन शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई। इन्होंने ब्राह्मणों के लिए जो है भूमि को दान दिया और ये जो भूमि थी आंध्र सातवाहन वंश में दी गई सबसे पहले। बाद में यही गुप्तों के द्वारा भी अपनाया गया। गुप्तों के द्वारा भी क्या है, भूमि का दान किया जाने लगा। तो क्वेश्चन उसी के बारे में पूछ रहा है कि भूमि अनुदान के संदर्भ में गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भूमि अनुदान के साथ साथ पुजारियों और मंदिरों को वित्तीय और प्रशासनिक प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अनुदान प्राप्तकर्ताओं ने सभी प्रकार के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता का आनंद लिया। ठीक है, अनुदान प्राप्तकर्ताओं को अपराधियों को अक्सर अपराध करने के लिए दंडित करने का अधिकार दिया गया था और उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यदि हम बात करते हैं तो देखिए भूमि अनुदान के साथ साथ पुजारियों और मंदिरों को वित्तीय और प्रशासनिक प्रतिरक्षा प्रदान करना, ये ठीक है। और अनुदान प्राप्तकर्ताओं ने सभी प्रकार के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता का आनंद लिया, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन, अनुदान प्राप्तकर्ताओं को अपराधियों को अक्सर अपराध करने के लिए दंडित करने का अधिकार दिया गया था। इसकी जो बात हो रही है 6 के सी की, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो ये दोनों चीजें इंक्लूड है, पहले वाले कथन में ये दोनों चीजें इंक्लूड हैं, क्योंकि गुप्त काल में जब भूमि दान दी जाती थी तो उस भूमि की जो रक्षा करने की दायित्व है वो किसके द्वारा, जो भूमि दान करता है उसके द्वारा दिया जाता है। तो पहला वाला तो उसमें इंक्लूड हो गया। और जब अनुदान प्राप्त करता यानी कि जिनको ये भूमि दान दी गई उन्होंने क्या है कि बगैर किसी हस्तक्षेप से इस भूमि का पूर्णतः आनंद उठाया, ये भी बात सही है। लेकिन तीसरा आंसर जो है वो उनकी स्पेशल पावर की बात करता है, जो कि गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण एक विकास था। लिखा हुआ है गुप्त राज एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जिसने 4वीं शताब्दी के अंत से लेकर 6वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया था। भूमि अनुदान धार्मिक क्षेत्रों और धर्मनिरपेक्ष दोनों क्षेत्रों में जारी किए गए थे। गुप्त काल में ब्राह्मणों को धार्मिक भूमि अनुदान दी जाती थी। अधिकारियों की उनकी प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं को उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष भूमि अनुदान दिया था। इस प्रकार यह कथन गलत है। अनुदान ग्रही सभी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं थे, इस प्रकार यह कथन भी गलत है। अनुदान ग्रहियों को प्राय अपराध करने वाले अपराधियों को निम्नानुसार दंडित करने का अधिकार दिया गया था। इसकी अवधि के लिए अदालत प्रणाली उदार थी और मौत की सजा का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इस प्रकार यह कथन सही है। ठीक है, तो सॉरी इसमें जो पहले वाले की यदि हम बात करते हैं कि ये दोनों कथन जो है वो कैसे हैं, आपके गलत हैं। ये दोनों कथन कैसे हैं, गलत हैं। बाकी का जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो सही आंसर इसमें सी दिया गया है। 7वें की हम बात करते हैं। लिखा हुआ है गुप्त काल की शुरुआत तक चक्रवर्ती आदर्श वैदिक यज्ञों के प्रदर्शन से जुड़ा था, फिर इसे युग के राजनीतिक आदर्श होने का दर्जा दिया गया। कौन सा इसका संकेतक है, बात ये पूछ रहा है कि कौन सा इसका संकेतक है। ठीक है, लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, वायु पुराण ने घोषणा की कि चक्रवर्ती प्रत्येक युग में विष्णु के सार के रूप में पैदा होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वायु पुराण में ऐसा कहा गया है कि चक्रवर्ती कोई नहीं, चक्रवर्ती भगवान विष्णु के ही क्या है, अवतार होते हैं। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय के चक्र विक्रम प्रकार के सिक्कों पर चक्र की व्याख्या विष्णु के चक्र पुरुष के रूप में की गई है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय को शाही शक्ति के 3 प्रतीक सत्ता, ऊर्जा और परामर्श प्रदान कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में वैसे भी कहा था कि एक महानतम शासक था। सिंहासन बत्तीसी की कथा इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं उसके अलौकिक पुरुष होने का जो दावा है उसको सही सिद्ध करता है। तो ये वाला कथन भी सही है।
गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण पंचरात्र पाठ आयुर्बंधु संहिता में कहा गया है कि जो चक्र पुरुष की पूजा करता है वह एक संप्रभु बन जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे कि पंचरात्र पाठ का जो है कहाँ पर किए जाते हैं, पंचरात्र पाठ की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो गुप्त काल में हुई, क्योंकि ये विष्णु की आराधना से संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो निम्न में आपके ये उपरोक्त सभी सही है। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आता है कि डी ऑप्शन इसमें ये सारे सही है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है गुप्त काल एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जिसने 4वीं शताब्दी के अंत से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। वायु प्राण प्रारंभिक गुप्त काल का एक कार्य घोषित करता है कि चक्रवर्ती प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के सार के रूप में पैदा होते हैं। इस प्रकार ये कथन सही है। जबकि आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय के चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के गुप्त काल के दौरान सिक्कों पर चक्र की व्याख्या विष्णु के चक्र पुरुष के रूप में की गई है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय को शाही शक्ति के 3 प्रतीक अधिकार, ऊर्जा और परामर्श प्रदान करते हैं। यह दर्शाता है कि चक्रवर्ती आदर्श वैदिक बलिदानों के प्रदर्शन से जुड़ा था। इस प्रकार यह कथन भी सही है। गुप्त काल के एक प्रमुख पंचरात्र साहित्य आयुर्बंधु संहिता के अनुसार जो कोई भी चक्र पुरुष की पूजा करता है वह एक संप्रभु बन जाता है। पंचरात्र धर्म का आयुर्बंधु साहित्य एक वैष्णव तांत्रिक रचना है जिसे 300 सी के बाद आम युग की पहली सहस्त्राब्दी में कई दशकों में बनाया गया था। इस प्रकार यह कथन सही है, अतः डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि लिखा हुआ है हर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। ये बात बिल्कुल सही है। अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात और अपने जो बहनोई हैं, यानी उन बहनोई का नाम है ग्रह वर्मा, जब उनकी हत्या हो जाती है तब उसके पश्चात जो है अशोक हर्ष जो अपनी राजधानी है वो अपनी बहन के कहने पर क्या है कन्नौज में स्थानांतरित कर लेता है। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को कहां पर हराया था, नर्मदा के तट पर हराया था। ठीक है। हर्ष ने तांग सम्राट द्वारा भेजा गया चीनी दूतावास प्राप्त किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर्ष के जो चाइना का साम्राज्य है तांग सम्राट है उसके साथ संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे हर्ष के शासन के। डी लिखा हुआ है कलहड़ हमें हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ये गलत है, प्रदान करता है, प्रदान प्राप्त कराता है, ये बात गलत है। कलहड़ की एक किताब है जिसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ये किसकी किताब है, कलहड़ की किताब है। किसने लिखी है, कलहड़ ने। और ये क्या बताती है, ये कश्मीर के बारे में, ये कश्मीर के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन गलत है, चौथा वाला। बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। तो जरा ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से मिलते हैं। 1, 2 और 3 इसमें सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, यानी किसी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। देखिए लिखा हुआ है हर्षवर्धन के साम्राज्य में पंजाब, बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ भारत गंगा के मैदान का एक बड़ा हिस्सा 7वीं एडी के दौरान शामिल था। उसने कन्नौज के शासक को हराया और अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज में बदल दिया। ये कथन सही है। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने 618 सी में हर्षवर्धन को हराया। इस प्रकार यह कथन भी सही है। चीनी शासकों ने 643 या फिर 647 में 3 दूतावासों को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। इस प्रकार यह कथन भी सही है। कलहड़ लेखक थे जिन्होंने एक लंबी संस्कृत कविता लिखी, वह अपनी पुस्तक राज तरंगिणी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह कथन गलत है, अतः तीसरा उत्तर इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 अग्रहारा अनुदान क्या था। एक अधिकारी को उसके वेतन के बदले में दी गई भूमि अग्रहारा कहलाती है। दूसरा इसमें दे रखा है मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि का अनुदान दिया गया, वो अग्रहार बोली गई। तीसरी यदि हम बात करते हैं
कि ब्राह्मणों के लिए प्रतिबंध कर मुक्त भूमि अनुदान क्या है, अग्रहार बोली गई, ये सही है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अग्रहार क्या है, ब्राह्मणों के लिए प्रतिबंधित कर मुक्त भूमि अनुदान, ब्राह्मणों के लिए प्रतिबंधित कर मुक्त भूमि का अनुदान क्या है, वो बोली जाती है अग्रहारा। सही है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। जरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है एक अग्रहार भूमि का अनुदान और एक प्रकार की शाही आय थी जिसका उपयोग ब्राह्मणों को उस विशेष भूमि में मंदिरों को बनाए रखने के लिए, धार्मिक उद्देश्यों के लिए मंदिरों को बनाए रखने के लिए किया जाता था। अग्रहारा पारंपरिक वास्तुकला के साथ साथ विशिष्ट ब्राह्मण संस्कृति है और इसे ब्राह्मणों के लिए प्रतिबंधित कर मुक्त भूमि अनुदान भी माना जाता है, अतः सी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखिएगा। 10 लिखा हुआ है प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख और संबंधित लेखक और संगीतकार या राजा नीचे दिए गए हैं और इनमें आपको सही मेल करना है। हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा बनवाया गया, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है जूनागढ़ का अभिलेख जो है उज्जैन के शक शासक जो है रुद्रदामन के बारे में बताता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इलाहाबाद का जो स्तंभ है वो हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था उसके द्वारा बनवाया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है, तो ये वाला भी कथन सही है कि ऐहोल का जो अभिलेख है वो पुलकेशिन शासक जो है उनके बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, जो चालुक्य शासक है उनके बारे में बताता है। तो यानी कि चारों कथन सही हैं और ये पहला विकल्प 1, 2, 3 और 4 इसमें मिलता है, यानी कि ये सभी सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सारे के सारे सही बतलाए गए हैं। 10th का ए, यहाँ विभिन्न प्राचीन भारतीय शिलालेखों पर कुछ प्रमुख विवरण दिए गए हैं जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। खारवेल भारतीय राज्य ओडिशा में कलिंग का एक राजा था, हमने पहले भी बात की है कि कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा एक नहर खुदवाई गई और ऐसा अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है और इसी कलिंग के राजा को कलिंग पर जो है अशोक के द्वारा हमला किया जाता है और बाद में क्या उसके लिए पराजित कर दिया जाता है। लिखा हुआ है खारवेल का प्राथमिक स्रोत उनके रॉक कट हाथी गुम्फा शिलालेख में पाया जाता है, इसलिए पहला कथन सही है। रुद्रदामन प्रथम भारत में शक शासकों में सबसे महान है। उज्जैन को उनके जूनागढ़ शिलालेख ने उन्हें इस कला के लिए और अधिक प्रसिद्ध बना दिया, इसलिए दूसरा कथन सही है। इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि उनके शासनकाल की राजनीतिक और सैन्य जीत को सूचीबद्ध करती है, ये भी सही है। और ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, शिलालेख कर्नाटक के ऐहोल शहर में खोजा गया था, वह राजा पुलकेशिन दरबार द्वितीय के कवि थे, तो चौथा कथन भी सही है, यानी कि ये सारे उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है सती प्रथा का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा का जो सबसे प्रमाणिक अभिलेख है वो ऐरण का अभिलेख है, ठीक है। और ऐरण का अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि गुप्त शासकों में एक शासक हुआ भानुगुप्त, उस भानुगुप्त के एक सेनापति की मृत्यु जब है एक हूण राजा से लड़ते समय हो जाती है तो उसकी पत्नी के द्वारा सबसे पहले जो है सती या सतीत्व किया जाता है, तो इसका अभिलेख ऐरण के अभिलेख में मिलता है। तो विकल्प जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के ऐरण में एक शिलालेख जो कि 510 ईस्वी के आसपास का है, वो प्रमाणिक वर्णन है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाता है। सबसे पुराने यदि हम बात करते हैं तो ऐरण के अभिलेख की बात करते हैं। उत्तमेरुर और चंद्रावलो और हलमिडी ये तीनों के तीनों आपके कैसे हैं, इससे संबंध नहीं रखते हैं, यानी कि पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये मध्य प्रदेश का ऐरण का अभिलेख जो है इसके बारे में बताता है। 11 कई प्रारंभ में सती प्रथा जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर खुद को रखती थी और जलकर मर जाती थी को एक बहादुर और वीरतापूर्ण कार्य के रूप में देखा गया था, हालांकि बाद में एक अनिवार्य अभ्यास बन गया। ऐरण का शिलालेख 510 ईस्वी में भारत के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ऐरण में पाया गया एक शिलालेख है।
मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के रण स्तंभ शिलालेख में स्थिति के बारे में पहली जानकारी सामने आती है या पहला उल्लेख मिलता है, ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं। 12 लिखा हुआ है कि मंदिर है और मंदिरों के बारे में कुछ टेक्निकल बातें बताई गई हैं, कि मंदिरों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। वो विशेषताएं क्या है जरा देखते हैं। लिखा हुआ है कि विमाना अभ्यारण्य मुख्य भाग को संदर्भित करता है। बिल्कुल, यदि हम दक्षिण भारत की तो बात करते हैं तो वहां पर विमान शैली होती है मंदिरों की, और विमान क्या है, मंदिर के मुख्य भाग को इंगित करता है। पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गर्भगृह मुख्य पीठासीन देवता वाले आंतरिक गर्भगृह तक, यानी कि गर्भगृह क्या है, जहां पर मंदिर का मुख्य देवता विराजमान है, यानी जहां पर मुख्य देवता निवास करते हैं वो गर्भगृह बोला जाता है। ये भी सही है। तीसरा है मंडप भक्तों की सभा के लिए एक मंडप है। बिल्कुल बात है, मंडप एक ऐसी जगह थी जहां पर उस धर्म के अनुयायी या उस भगवान के जो भक्त हैं वो जाकर सभा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो ये भी सही है। शिखर विमान के ऊपरी वाले भाग को बोला जाता है। तो शिखर क्या है, शिखर भगवान का जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा है। यदि आप मंदिर को देखते हैं, मंदिर का ये जो ऊपरी हिस्सा है ये क्या बोला जाता है, ये शिखर बोला जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये चारों कथन सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सारे के सारे इसमें सही है। इसी में एक और आता है, यदि आपने पढ़ा हो कि जो मंदिर के चारों तरफ की जो क्या कहते हैं, जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, उसके लिए क्या बोला जाता है, तो मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके लिए गोपुरम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर के मुख्य, ये दक्षिण भारत के लिए मंदिरों की बात करते हैं तो वहां पर ये चीजें दिखाई देती हैं। द्रविड़, नागर और बेशर, ये 3 मंदिरों की मुख्य शैलियां हैं। इनके बारे में कभी हम जब मंदिरों की बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे। तो यानी कि ए ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों सही है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको चाहें तो आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, वरना फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तेजी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लिखा हुआ है भारतीय मंदिर वास्तुकला पर प्राचीन ग्रंथ से 3 व्यापक वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, नागर, द्रविड़ और वेशर। जो भी मैं बात कर रहा था कि भारतीय वास्तुकला की यदि हम बात करते हैं, मंदिरों की यदि हम बात करते हैं, तो मंदिर बेसिकल 3 शैलियों में बनाए गए हैं। एक नागर शैली है, एक द्रविड़ शैली है और एक वेशर शैली है। तो नागर, द्रविड़ और वेशर शैलियों के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इनमें गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। लिखा हुआ है खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं और ये चंदेल मंदिर है। नगरा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप नागर पढ़े, इसके लिए ये यहाँ पर नागरा कर दिया गया है, ये नागरा नहीं है। ये बेसिकली 3 शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और वेशर। तो खजुराहो के मंदिर जो है वो किस शैली में है, नागर शैली में। सही है, कौन सी शैली में है, नागर शैली में बनाए गए ये चंदेल मंदिर है। अगला है माउंट आबू, बेसरा में जैनियों के दिलवाड़ा, बेसर शैली में जैनियों के दिलवाड़ा संगमरमर के मंदिर हैं। देखिए माउंट आबू की यदि हम बात करते हैं तो माउंट आबू के जो मंदिर है, यानी माउंट आबू जो पर्वत है वो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए बहुत ही फेमस है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की यदि हम बात करते हैं तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो अपने सफेद संगमरमर पर अद्भुत नक्काशी के लिए फेमस है। कहा जाता है कि सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को बनवाया गया और इनकी जो शैली है वो ना तो द्रविड़ में आती है, ना ही नागर में आती है और ना ही वेसर शैली में आती है। इन्होंने अपनी एक अलग ही शैली को डेवलप किया जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बी ऑप्शन यहां से अलग हो रहा है क्योंकि वो नागर, द्रविड़ और वेसर शैली में नहीं आता है, तो अभी हम इसको काट कर देते हैं। लिखा हुआ है तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, बहुत बहुत बढ़िया मंदिर है। तंजावुर में एक मंदिर बना हुआ इसे हम बृहदेश्वर मंदिर बोलते हैं और ये द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिरों का एक अद्भुत या कहें उत्कृष्ट नमूना है। तो सी वाला ऑप्शन भी सही जाता है, ए वाला तो आपका ही सही।
और चिदम्बरम, यानी कि जो चिदम्बरम की यदि हम बात करते हैं तो चिदम्बरम में नटराज का मंदिर है, ये बेसर शैली में बनाया गया एक मंदिर है। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो ऑप्शन रह जाता है बी, कि बी ऑप्शन कैसा है, गलत है। यानी कि बी की जो यहाँ पर व्याख्या की गई है वो ना तो द्रविड़ में है, ना नागर में है, और ना आपकी बेसर शैली में आती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। बी में इसकी हम बात करते हैं तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ए, सी और डी ये तीनों इससे अलग हो जाएंगे। ठीक है भाई, जरा ध्यान रखिएगा, इनमें गलती ना होने पाए। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आप डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है दिलवाड़ा संगमरमर के मंदिर जो अपने स्थापत्य वैभव के लिए जाने जाते हैं, जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। राजस्थान के माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच किया गया। ये मंदिर मारू गुर्जर वास्तुकला की श्रेणी में आते हैं। देखिए ऊपर दे रखी थी नागर, द्रविड़ और बेसर, जबकि इसकी शैली कौन सी है, मारू गुर्जर वास्तुकला। मारू गुर्जर, मारू गुर्जर वास्तुकला, ये इस श्रेणी के मंदिर हैं, ना कि नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के। तो वही बात कही गई है कि वास्तुकला की शैली में है, जो अपनी जटिल संगमरमर की नक्काशी के लिए फेमस है। यानी कि जो संगमरमर पर, सफेद संगमरमर पर काम किया गया है वो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में किया गया है। और लिखा हुआ है जो बहुत शुद्ध सफेद संगमरमर के उपयोग के लिए फेमस है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कुछ प्रारंभिक प्राचीन भारतीय स्मारकों, मूर्तियों और उनके संरक्षकों की जोड़ी बनाई गई है। यानी कि 14वें क्वेश्चन में एक जोड़ी दे रखी है, वो आपको बतानी है कि कौन इससे सही है और कौन इससे सही नहीं है। यदि आप अनरावती का नाम देखा, आर्नावती का दे रखा है, तो सातवाहन शासकों के द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है कि सातवाहन शासकों के द्वारा यदि हम बात करते हैं तो उनकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। और ये जो अमरावती की बात हो रही है, तो ये सातवाहन शासकों ने क्या है, यहाँ के मूर्तियों को, यहाँ के स्मारकों को सुरक्षित किया। पहला ऑप्शन सही है। यदि बराबर हिल्स या बराबर के हिल्स गुफाओं की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि बराबर हिल्स अशोक के समय में बनाई गई और ये बौद्धों के लिए जो थी रहने के लिए गुफाएं बनाई गई थी। बाद में अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा इनके लिए और आगे बढ़ाया गया। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है कि ये गुफा तीर्थ अशोक के द्वारा बनवाए गए, बिल्कुल ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लिखा हुआ है पेशावर के पास शाहजी की डेहरी में स्तूप, ये कनिष्क के द्वारा बनाया गया। बिल्कुल, क्योंकि यदि आप कनिष्क के शासनकाल को पढ़ते हैं तो कनिष्क ने अपनी राजधानी 2 बनाई, एक मथुरा और एक पेशावर। तो पेशावर में यदि कोई चीज मिलती है तो वो कनिष्क से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है, यानी कि ये चारों के चारों जोड़ियां सही हैं और सही आंसर जाएगा तो डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्तिकला में मुख्य रूप से पत्थर धातु है, टेराकोटा मूर्तिकला शामिल है। सातवाहन का अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ हुआ। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने नागार्जुन कोंडा और अमरावती जैसे कई बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया, यह कथन सही है। बाबर की गुफाएं खोई हुई आजीविक आस्था के अवशेष हैं। 261 ईसा पूर्व में राजा अशोक के द्वारा आजीवक भिक्षुओं को ये गुफाएं बनाकर दान में दी गई थी, इस प्रकार ये कथन भी सही है। एलोरा एक प्राचीन स्थापत्य स्थल है जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं शामिल हैं जो 600 ईस्वी पूर्व की हैं। कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 और इन 34 गुफा मंदिरों में से एक है, यानी कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें गुफा संख्या 16 में जो एक मंदिर मिलता है वही एलोरा का कैलाश मंदिर बोला जाता है, इस प्रकार ये कथन भी सही है। और शाहजी की डेहरी पेशावर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन कनिष्क स्तूप का स्थान है, इस प्रकार ये कथन भी सही है और चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। दशावतार मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, बिल्कुल गलत है।
पहला वाला आपका कथन बिल्कुल गलत। दशावतार मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, कानपुर में कहा जाता है कि देवगढ़ हम बात करते हैं, सॉरी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ झांसी में है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। कंदरिया महादेव खजुराहो में स्थित है, ये बात सही है। चंदेल शासकों के द्वारा इन मंदिरों को बनवाया गया और यशोवर्मन का नाम इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया जाता है कि चंदेल वंश के शासकों में यशोवर्मन शासक हुए, उनके द्वारा कंदरिया महादेव का ये मंदिर बनवाया गया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन देवगढ़ में लिंगराज मंदिर नहीं है। लिंगराज जो मंदिर है वो देवगढ़ में नहीं है। देवगढ़ में कौन सा है? दशावतार मंदिर है, जो कि गुप्त काल में ईंटों से बनाया गया पहला मंदिर प्रतीत होता है। तो इसमें दो ही ऑप्शन सही दिखाई देते हैं हमारे, दूसरे और तीसरे, और दूसरे और तीसरे विकल्प मिलता है बी, यानी कि विकल्प बी हमारा सही है। बाकी के आंसर जो दे रखे हैं वो गलत है। देखिए 15 का बी आंसर इसमें सही बताया गया है। क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में बेतवा नदी घाटी में स्थित दशावतार मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ, और इस प्रकार ये पहला कथन गलत है। ठीक है, वहां पर कुछ दूसरा दे रखा है, वहां पर देखिए लिखा हुआ है भुवनेश्वर, जबकि है कहां पर? ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। कंदरिया महादेव मध्य भारत में मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, भगवान शिव की महिमा को समर्पित, इसका दूसरा कथन सही है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में राजराजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया, ये मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली है, और इस प्रकार तीसरा कथन सही है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है, इसे सोमा वंश के राजा जाजती केसरी ने बनवाया था। इस प्रकार चौथा कथन गलत है। अतः सही उत्तर आपका कौन सा है? जिसमें आपके बी दो और तीन सही है। तो जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर है? जो एक मिनट, लिंगराज मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किसके द्वारा बनवाया गया? जाजती केसरी के द्वारा। किसके द्वारा? जाजती केसरी के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया। 16 नंबर देखिएगा, भारत में अनुष्ठान कला परिवार में उत्सव का एक अनिवार्य पहलू है और महिलाओं द्वारा हमेशा से इसका अभ्यास किया जाता रहा है। ठीक है, यह फर्श या घर की दीवारों पर चित्रों का रूप ले लेती है। यह विशुद्ध रूप से अमूर्त, यह विशुद्ध रूप से अमूर्त चित्र देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, और वो नाम आपको बताने हैं कि ये किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो लिखा हुआ है 16वां, राजस्थान में मांडना, सौराष्ट्र में सत्या, उड़ीसा में झुंटी और आंध्र प्रदेश से मग्गू। ये चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि ये वो चित्र हैं जो क्या है, अलग अलग टाइम, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर महिलाओं के द्वारा फर्श पर बनाए जाते हैं, आलेखन के रूप में बनाए जाते हैं। तो ये चारों सही हैं, यानी कि ए ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, और वही है कि इनको आप ये सीरियल जरूर याद रखें कि मांडना कहाँ से संबंधित है, सत्य कहाँ से संबंधित है, झुंटी कहाँ से संबंधित है और मग्गू कहाँ से संबंधित है। लिखा हुआ है किस पेंटिंग में बड़े पैमाने पर, किस पेंटिंग में बड़े पैमाने पर भित्ति चित्रों ने लघु चित्रों को रास्ता दिया। कब पेंटिंग में बड़े पैमाने के भित्ति चित्रों ने बाद में लघु चित्रों को रास्ता दिया? भित्ति चित्र की यदि बात होती तो आपको पता होना चाहिए भित्ति चित्र क्या है। देखो भैया, गुफाओं की छतों पर, गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए वो भित्ति चित्र बोले जाते हैं, जबकि बाद के जो चित्र बनाए गए वो किसी पेपर पर बनाए गए। अगर हम देखते हैं तो पेपर के आविष्कार से पहले इन चित्रों को ताड़ के पत्थरों पर बनाया गया, बाद में वो धीरे धीरे क्या है, जब कागज का आविष्कार हुआ तो फिर वो विकसित होते गए। तो भित्ति चित्रों की बात होती है तो दीवारों के चित्रों की बात होती है, और इनकी शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईस्वी में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हमें मिलता है। गुप्त काल की यदि हम बात करते हैं, गुप्त काल का टाइम पीरियड है ये, वहां पर ये मिलते हैं 8वीं 10वीं और 11वीं शताब्दी में दिखाई नहीं देते हैं, मतलब ये उनका शुभारंभ जो है 6ठी शताब्दी में ही हो गया था। भित्ति चित्र 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हो सकते हैं। अधिकांश भित्ति चित्र या तो प्राकृतिक गुफाओं में है या हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित रॉक कट के जो कक्ष हैं उनमें मिलते हैं।
यदि इसे कागज पर समाहित नहीं किया सकता और इसे दीवारों पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। वास्तविक लघु चित्रों ने पश्चिम भारत में आकार लेना शुरू किया और प्रारंभ में वे ताड़ के पत्रों पर लिए गए और बाद में ये काम कागज पर किया गया। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है। 18वें क्वेश्चन के बारे में जरा ध्यान से पढ़िएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन कहता है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी के पार दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संबंध और व्यापारिक संबंध बनाए रखे। बंगाल की खाड़ी के प्रारंभिक समुद्री इतिहास की इस प्रमुखता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे विश्वसनीय स्पष्टीकरण हो सकता है? पूछ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो कि बंगाल की खाड़ी के पार दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को बताता है। तो अन्य देशों की तुलना में भारत के पास प्राचीन और मध्यकाल में जहाज निर्माण की बेहतर तकनीक थी। इस संदर्भ में दक्षिण भारत के शासकों ने हमेशा व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण किया। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुविधाजनक बनाया। सही कथनों के लिए कूट का चयन करें। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही है कि दक्षिण भारत के नियम शासकों की बात करते हैं तो उन्होंने हमेशा व्यापार, ब्राह्मण और पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को क्या है, संरक्षण दिया है। अन्य देशों की तुलना में यदि हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पास जहाज निर्माण की अच्छी टेक्निकें भी थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही आता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? लिखा हुआ है, प्राचीन भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। रूप सिद्ध पाली व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है। सही है। धर्मापद थेरवाद बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है। शिल्पात्यकारम तमिल गीत का प्रारंभिक नमूना है। ये भी ठीक है। सारिपुत्र पराक्रम बौद्ध नाटक का प्रारंभिक नमूना है। ये भी ठीक है। यानी कि ये चारों की चारों चीजें बौद्धों से संबंधित है, क्योंकि बौद्धों की भाषा, बौद्ध धर्म की शुरुआत में जो है पाली भाषा की शुरुआत हुई। तो ये सब सारे के सारे सही है। चार के चारों ऑप्शन सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके एकदम सही है। पेंटिंग, मूर्तिकला, चीनी मिट्टी की चीजें और कपड़ा कला से बने हुए रेशम कई प्रकार की भारतीय कलाओं में से हैं। रूप सिद्धि प्राचीनतम पाली व्याकरण साहित्य है। पाली व्याकरण मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रकार पहला कथन सही है। धम्मपद कविता के रूप में बुद्ध के कथनों का एक संग्रह है जो सबसे व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों में से एक है। धम्मपद का मूल संस्करण खुद्दक निकाय में पाया जा सकता है, जो थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली के निकाय के हिस्सा है, अर्थात दूसरा कथन भी सही है। तमिल में सबसे प्रारंभिक महाकाव्य कविता शिल्पात्यकारम, यह शुरुआत से ही एक क्लासिकल तमिल गीत है और शिल्पात्यकारम भी लिखा गया। इसे 5वीं 6वीं शताब्दी में राजकुमार इलंको आदिकाल के द्वारा लिखा गया था, अतः कथन तीसरा सही है। ज्यादातर बौद्ध के जीवन पर केंद्रित अश्वघोष ने संस्कृत नाटक सारिपुत्र प्रकरण भी लिखा, जो बुद्ध के सारिपुत्र या सारिपुत्र के बारे में है, अतः चौथा कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करते हैं, लिखा हुआ है, संगीत प्रदर्शन कलाओं के संदर्भ में जानकारी देने वाले विभिन्न ग्रंथों की सूची नीचे दी गई है। लिखा हुआ है कि वैदिक साहित्य वीणा और वीणा मतलब ल्यूट और नाड़ी मतलब बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? ये जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसी में आगे कि 7 स्वरों पर महाभारत में दिया गया है। ठीक है। तीसरा है, नाट्यशास्त्र भारतीय संगीत सिद्धांत की सबसे पुरानी व्याख्या है। यह भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी में लिखा हुआ है, महाजनक जातक में ढोल, भोंपू, घड़ियाल और झांझ की 4 महान ध्वनियों का पहला उल्लेख मिलता है। तो देखिएगा, वैदिक साहित्य में वीणा और नाड़ी, ये बात सही, पहला ऑप्शन आपका सही है। यहां लिखता हूं, पहली बात बिल्कुल सही है। 7 स्वरों पर महाभारत, 7 स्वरों का यदि आप बात करते हैं,
दूसरे में यदि जाएंगे तो ये जो 7 स्वर हैं ये कहाँ मिलते हैं? यदि आप पढ़ेंगे तो सामवेद नाम की एक पुस्तक है, वहां मिलती है। यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। नाट्य शास्त्र भारतीय संगीत सिद्धांत की सबसे पुरानी व्याख्या है, सही है। नाट्य शास्त्र जो है कहता है कि नाट्य जो ग्रंथ है वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, सही है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि सबसे प्रामाणिक व्याख्या है। महाजनक जातक में ढोल, भोंपू और घड़ियाल और झांझ की 4 महान ध्वनियों का पहला उल्लेख मिलता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा वाला भी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि 1 2 3 1 3 और 4 ये सही है, ठीक है। 1 2 3 और 4 ये सही नहीं है, क्योंकि दूसरा 7 स्वरों पर महाभारत के बारे में वर्णन नहीं दिया गया है। तो देखते हैं क्या है। अच्छा, 7 स्वरों के बारे में दे रखा है। जो मैं बात अभी कह रहा था कि 7 स्वरों का वर्णन सामवेद में सबसे पहले मिलता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन 7 स्वरों के बारे में जानकारी महाभारत से भी प्राप्त होती है। आपको कहाँ से मिलती है? ये जो महाभारत है उसमें भी क्या है, इन 7 स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी इसमें सही है, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही है। इसका सही आंसर डी होगा। फिर लिखा हुआ है संगीत निस्संदेह प्रदर्शन कलाओं का सबसे सार्वभौमिक है। यह हर समुदाय में पाया सकता है। अक्सर अन्य प्रदर्शनकारी कलाओं और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जैसे अनुष्ठानों, हर्षित घटनाओं और मौखिक परंपराओं के अंतर्गत के रूप में भी। संस्कृत शब्द वीणा प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्य में तार तार संगीत वाद्य यंत्र को संदर्भित करता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, सामवेद और अन्य वैदिक साहित्य शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता में भी प्राप्त होता है। इस प्रकार पहला कथन सही है। देखिए पहला कथन कैसा है, सही है। दूसरा है 7 स्वर और सरगम। ये 7 भारतीय स्वर भारतीय संगीत के उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों रागों प्रणालियों में पाते हैं, जिसका संबंध महाभारत से भी है, अतः दूसरा कथन भी सही है। नाट्य शास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र क्या है कि इसे नाटकीय कला पर एक संपूर्ण ग्रंथ और मैनुअल है, जो शास्त्रीय संगीत रंगमंच के सभी पहलुओं को अपनी संपूर्णता में शामिल करता है। इसका मौलिक महत्व धार्मिक ज्ञान के साधन के रूप में भारतीय नाटक की रक्षा से उपजा है। इस प्रकार तीसरा कथन भी सही है। और चौथा जो महाजनक जातक की यदि हम बात करते हैं तो ढोल, घोंपू, घड़ियाल और झांझ ये 4 बड़ी ध्वनियां हैं, और ये चारों कहाँ पर मिलती हैं? महाजातक में मिलती है। यानी कि 4 के चारों कथन सही है। यानी कि सही आंसर क्या था इसका? जो डी है वो इसका सही आंसर था। 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिएगा। लिखा हुआ है दक्षिण भारत में 200 ईसा पूर्व, दक्षिण भारत में 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? माँ और बेली रेखीय मापन थे, ठीक है। संघों ने कारीगरों और व्यापारियों के बीच उत्पादन संबंधों में बदलाव लाया, ठीक है। प्रारंभिक दक्षिण भारत में तटीय शहरों की तुलना में अंतर्देशीय शहर अधिक सक्रिय थे, और ताजपोशी करने वाले राजाओं के सदस्यों और उनके परिवारों के विलासिता की वस्तुओं का प्रचलन था। ये दे रखा है। तो देखिएगा माँ और बेलिए रेखी मापन थे, ये गलत, ये गलत है। दूसरा वाला संघों ने कारीगरों व्यापारियों के बीच उत्पादन संबंधों में बदलाव लाया, ये सही है। अंतर्देशीय शहर की तुलना में दक्षिण भारत में यदि हम बात करते हैं तो तटीय देश ज्यादा थे, क्योंकि समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण व्यापार कर रहे थे, और ताजपोशी करने वाले परिवारों के बीच विलासितापूर्ण वस्तुओं का प्रचलन चलन में था। तो यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो दूसरा और चौथा मिलता है हमें डी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। कुंजी भूमि के लिए माप की इकाई थी जो लंबाई में एक क्षण और चौड़ाई में एक क्षण थी। एक माह 3 कुंजी द्वारा बनाई गई थी। वेली माह द्वारा बनाई गई थी जो उस समय 20 वर्ष की थी। कभी कभी इसे से भी कहा जाता था। एक माह मोटे तौर पर 33 सेंट के बराबर है। यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि राज्य के एक क्षेत्र में एक वैली दूसरे क्षेत्र में समान थी, क्योंकि क्षण की लंबाई भिन्न थी।
बेली के 1/80 का उपयोग करके एक कहानी बनाया गया था और बेली के 1/320 का उपयोग करके एक मुंतरी बनाया गया था। इस प्रकार पहला कथन सही है। एक गिल्ड कारीगरों और यह व्यापारियों का एक समूह है जो पारस्परिक सहायता और सुरक्षा के साथ साथ अपने पेशेवर हितों को आगे बढ़ाने के लिए साथ बना हुआ है। 11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में संघों का विकास हुआ जो आर्थिक और सामाजिक तालमेल का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया। दक्षिण भारतीय रूप में लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के संबंध में इस प्रकार दूसरा कथन भी सही है। प्रारंभिक दक्षिण भारत में अंतर्देशीय शहर तटीय शहरों की तुलना में व्यस्त है क्योंकि समुद्री मार्ग के साथ साथ अधिकतम व्यापारिक गतिविधियां आयोजित की जाती थी। इस प्रकार तीसरा कथन भी सही है। 200 ईसा पूर्व से दक्षिण भारत में लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के संबंध में 300 तक ताजपोशी करने वाले शासकों के परिवार इस प्रकार चौथा कथन भी सही है। अतः सारे सही होने चाहिए। किसका? डी ऑप्शन। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। यदि हम बात करते हैं, यदि हम 21 की फिर हम बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी क्या है? सही है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ये सारे विकल्प सही है। ये किसमें बताए गए हैं? 21 के डी ऑप्शन में। 22 की यदि हम बात करते हैं, लिखा हुआ है प्रतिष्ठान गोदावरी के तट पर सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये बात, पहली बात बिल्कुल सही है। जूनागढ़ वह स्थान था जहां महान शख्स आजाद दामन का प्रसिद्ध गिमार, ये गिरनार अभिलेख शिलालेख मिलता है। जूनागढ़ का गिरनार शिलालेख है, यहाँ पर गिमार कर दिया गया है, तो ये इसको आप गिरनार पढ़ें। ये सही है। कलिंग में उड़ीसा के महामेघवाहन चेदी वंश का शासन था। वह में राजा खारवाल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। ये बात भी सही है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक शासन की सीटों में से एक थी। ये बात भी सही है, क्योंकि यदि आप पाकिस्तान की तरफ को जाते हैं तो जो इंडो ग्रीक शासन है उनमें तक्षशिला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी तक्षशिला को क्या है कि एक उनकी जो है सीटों में से, या कहें कि उनके क्षेत्र में से घोषित किया गया है। तो सही आंसर इसमें जो जाता है आपका डी, यानी कि चारों के चारों सही है। 22 का डी, यानी कि चारों के चारों सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। 23, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहली और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में गांधार कला का विकास हुआ। यह सही है। सांची के सबसे बड़े स्तूप को महान स्तूप भी कहा था। इसका ईंट कोर अशोक के समय बनाया गया था। कई मूर्तिकला पैनल बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही है। नागार्जुन कोंडा में रेलिंग साधे और लिखे इस प्रकार अमरावती स्तूप के गुंबद रेलिंग और प्रवेश द्वार के साथ एक विपरीत बनाते हैं जो सुंदर राहत नक्काशियों के साथ बेहद अलंकृत है। ये भी सही है। और दे रखा है डी ऑप्शन की उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि हम 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 23वें क्वेश्चन का जो बी आंसर है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जो बी वाला है वो इसमें थोड़ा सा गलत दिखा रहा है कि बी ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। कैसे है, फिर से पढ़ते हैं। सांची के सबसे बड़े स्तूप को महान स्तूप भी कहता है। ठीक है, सांची का स्तूप सबसे महान स्तूप है। इसका ईंट कोर अशोक के समय बनाया गया। ये बात बिल्कुल सही है। कई मूर्तिकला पैनल बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, मूर्तिकला पैनल यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो दूसरा आंसर इसमें, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें असत्य है। थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो रहा है। तो 23 का बी, और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, बोर्ड हैंग हो रहा है, तो इसकी वजह से दो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। तो सॉरी, हो गया। ठीक है, 23 का बी देखिएगा।
तो शुरुआत करते हैं कि 23 की भी सांची में महान स्तूप एक प्रतिष्ठित भारतीय स्थापत्य स्मारक है और देश की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। बहुत बढ़िया, यानी कि सांची का जो स्तूप है शुरुआत में पत्थर से बनाया गया, तो वो पत्थर की संरचना है, वहां पर ईंटों की रखी है। पीछे जाएंगे तो लिखा हुआ है इसका ईंट कोर, ठीक है, कि पत्थर का है ये। इसे मौर्य शासक अशोक महानदा 3वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में कमीशन किया गया है। इसकी शुरुआत बुद्ध के अवशेषों के ऊपर एक बुनियादी गोलार्ध की ईंट की इमारत से हुई थी। सांची के स्मारकों में वर्तमान में मौर्य साम्राज्य के बौद्ध स्मारकों का संग्रह है, जो गुप्त साम्राज्य के माध्यम से जारी है और 12वीं शताब्दी सी के आसपास समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मामल्लपुरम के रथ मंदिरों में से कौन सा कथन गलत है। लिखा हुआ है इन्हें रथ मंदिर कहा जाता है क्योंकि वे रथों के समान होते हैं, बिल्कुल सही है। मामल्लपुरम के रथ मंदिर बोले जाते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। वे संरचनात्मक मंदिरों की रॉक कट नकल है, ठीक है, वे संरचनात्मक मंदिरों की रॉक कट नकल है। आगे देखते हैं, इनका नाम महाभारत के 5 पांडव नायकों के नाम पर रखा गया है, ये वाला भी सही है, ठीक है। कह रहे हैं कथन गलत है। अच्छा, और आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इनका नाम रखा गया है और इन सभी की स्थापत्य शैली एक जैसी है। कौन सॉरी जो मामल्लपुरम के रथ मंदिर है, इनका नाम उनके नाम पर पांडवों के नाम पर नहीं रखा गया है, ठीक है। संरचनात्मक मंदिरों की रकॉट नकल है, ये बात सही, क्योंकि पत्थरों को काटकर इनको बनाया गया है। और इन सभी की स्थापत्य शैली एक जैसी है, ये गलत है, ठीक है, ये वाला भी गलत है, क्योंकि हर रथ अपने आप में क्या है, अलग रूप से जो है एक अलग शैली को प्रदर्शित करता है। तो तीसरा चौथा इसमें गलत है, पहला दूसरा सही है। कौन से गलत हैं, तो डी ऑप्शन तीसरे और चौथे इसमें गलत है। ये रथ नरसिंहवर्मन के संरक्षण में निर्मित ठोस ग्रेनाइट और डायराइट चट्टानों से काटे गए 5 अखंड मुक्त खड़े मंदिरों की श्रृंखला है। पांडवों और द्रौपदी का प्रतिनिधित्व 5 मंदिरों के द्वारा किया था, इस प्रकार कथन एक सही नहीं है, वो गलत है, ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा गलत है। एक रथ हिंदू मंदिर निर्माण में ऊपर गर्भगृह और शिखर कथन 2 सही नहीं है। धर्मराज रथ, सॉरी, इसमें जो दे रखा है आप अगर ध्यान देंगे, ये देखिएगा लिखा हुआ है मामल्लपुरम के रथ मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उन्हें रथ कहा जाता है क्योंकि वे रथों के समान है, नहीं, क्योंकि ये जो है ऐसे ये चारों सही है। उन्हें रथ कहा जाता है, ये भी सही है। वे संरचनात्मक मंदिरों की रॉक कट नकल है, ये भी सही है। 5 पांडवों द्रौपदी के नाम पर रखा गया है, ये भी सही है। इन सभी की स्थापत्य शैली एक जैसी है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, इसमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ये सारे के सारे सही हैं, इनमें से कोई नहीं, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है भैया। इसमें जो आंसर है वो गलत दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, वो भी इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है, ठीक है। दे रखा है कि 5 मंदिरों का पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये देखिएगा, ये बात सही हो गई। लिखा हुआ है पहला, इस प्रकार पहला कथन सही नहीं है। मंदिरों की एक श्रृंखला है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। रथ मंदिर कहा जाता है क्योंकि रथ के समान इनकी स्ट्रक्चर है, इसलिए कहा गया है, सही है। तो इसमें कौन सा ये सही है, स्थापत्य शैली एक जैसी है, ये भी सही है। और अतः कथन 4 सही है।
तो ये सही है, सभी एक जैसे है। क्वेश्चन नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन यदि हम बात करते हैं, थोड़ा इस पर ज्यादा समय खराब हुआ हमारा। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य मंदिरों पर लागू नहीं होती? अनुपात में मंदिर लंबाई के बजाय ऊंचाई पर ज्यादा जोर देते हैं। मुख्य मंदिर केंद्र सिरपुर, मामल्लपुरम और गोप है। मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में हुआ है। भुवनेश्वर के परशुरामेश्वर मंदिर का प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य मंदिरों से वैचारिक संबंध है। कौन सा इसमें लागू नहीं होता है? तो मुख्य मंदिर केंद्र सिरपुर, मामल्लपुरम और गोप है, ये बात इसमें गलत दे रखी है। सही है। और मंदिरों का निर्माण तीनों शैलियों में नहीं हुआ है, क्योंकि यदि आप चालुक्य मंदिर की बात करते हैं तो चालुक्यों के द्वारा जो एक ही शैली अपनाई गई है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नागर, द्रविड़ और वेसर तीनों का प्रयोग किया गया है, तो तीनों नहीं, यानी कि दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। दूसरा और तीसरा मिलता है आपका बी ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिर दोनों चाणक्य वास्तुकला में चित्रित किए गए हैं। तारकीय योजना, जिसे उत्तरी स्टेपिंग डायमंड पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, चाणक्य वास्तुकारों द्वारा वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए नियोजित किया गया था। मंदिर ऊंचाई के बजाय लंबाई पर जोर देते हैं, अतः यह कथन सही नहीं है। ठीक है, मंदिर लंबाई के बजाय ऊंचाई पर जोर देते हैं, ये पहला कथन सही नहीं है। अच्छा ठीक है, पूछ रहा है लागू नहीं होती। ये दो चीजें लागू होती है, बाकी दो चीजें लागू नहीं होती। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, लिखा हुआ है स्मारकों का सिरपुर समूह महासमुंद छत्तीसगढ़ भारत में एक पुरातत्व पढ़ने से 5वीं से 12वीं शताब्दी के हिंदू, जैन और बौद्ध स्मारक हैं। लक्ष्मण लिखा हुआ है, लक्ष्मण कहाँ पर, लक्ष्मण मंदिर सम्राट महाशिवगुप्त बालार्जुन की मां वस्ता के कमीशन पर 7वीं शताब्दी सी मनाया गया। इस समूह में सबसे उल्लेखनीय और राजसी मंदिरों में से एक है। मामल्लपुरम में 7वीं और 8वीं शताब्दी कई पल्लव मंदिर स्मारक देखे जा सकते हैं। मंदिर के गोप केंद्र में हिंदू मंदिर 6वीं शताब्दी का है, या गुजरात के सबसे पुराने जीवित पत्थर के मंदिरों में से एक है, और यह मंदिर गुप्त वंश के समय के। इस प्रकार कथन 2 सही है। प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य मंदिरों की मंदिर वास्तुकला के तीनों प्रमुख नागर, द्रविड़, वेसर, इस प्रकार कथन 3 सही है। भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इसे लगभग 650 ईस्वी के आसपास नागर शैली बनाया गया, और इसमें 10वीं शताब्दी के पूर्व की कलिंग वास्तुकला शैली के मंदिरों के सभी आवश्यक तत्व शामिल है, अतः कथन सही नहीं है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि ये 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। ठीक है, और लाइक बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल किसी अगले क्वेश्चंस के साथ, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।